तो फिर से हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग विशेष रूप से बृहस्पतिवार की स्वास्थ्य की पाठशाला में प्राणायाम का अध्ययन कर रहे हैं। प्राणायाम के अध्ययन का ये आज भाग 3 है, तीसरा चरण है। हालांकि हम लोग रोज अभ्यास करते हैं योग का, तो कुछ न कुछ रोज प्राणायाम का अभ्यास भी डेली करते हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं, उसका अनुभव भी ले रहे हैं। लेकिन प्राणायाम बड़ा अ, रहस्यमयी है। यूं कह लीजिए कि योग की आत्मा है प्राणायाम। अगर क्रम में देखा जाए तो यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग जो है उनमें आखिर के 4 अंग तो ध्यान के हैं और शुरू के 4 अंग शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के हैं। तो उनमें जो मध्य में, लगभग मध्य में पड़ रहा है वो है प्राणायाम, और वो केंद्र बिंदु है और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम में जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की, आज मैं लिस्ट लेकर के बैठा हूं कि जिससे कोई चीज छूटने ना पाए। हम लोगों ने अनुलोम विलोम और उसके 6 अंगों का अध्ययन किया है, जिनमें से 5वां अंग सर्वांग प्राणायाम है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है और इसके वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, जिसको आप लोग आराम से देख करके रिपीट करेंगे। उसका जो छठा चरण है उसे थोड़ा सा इस बार हम लोग समझने की जरूरत है। उसके छठे चरण को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो हम प्रयास करते हैं उसका जो छठा चरण है एक बार रिपीट करते हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछली बार उसे काफी कुछ समझा भी था, पर आज एक बार हम फिर से उसे रिपीट करते हैं। उसका जो छठा चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुलोम विलोम का। देखिए, अनुलोम विलोम में हम लोगों ने सीखा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में। लेफ्ट से खींचना और लेफ्ट से ही छोड़ देना, राइट से खींचना और राइट से ही छोड़ देना, यह अनुलोम विलोम का पहला चरण। जब लेफ्ट से खींचेंगे तो राइट को बंद करना पड़ेगा, राइट से खींचेंगे तो लेफ्ट को बंद करना पड़ेगा। तो राइट को बंद करने के लिए हमेशा थंब यूज करेंगे और लेफ्ट को बंद करने के लिए हमेशा रिंग फिंगर यूज करेंगे। ध्यान रखें, अनुलोम विलोम वैसे तो दोनों हाथों से कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड से करना ज्यादा अच्छा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइट थंब जो है वो अग्नि का प्रतीक है और राइट नोज अग्नि का प्रतीक है। तो अग्नि अग्नि मिलेगी, एनर्जी बढ़ेगी। लेफ्ट नोज कोल्ड है, चंद्र का प्रतीक है, और रिंग फिंगर वो पृथ्वी का प्रतीक है। तो मिट्टी जो है वो जल को नियंत्रित करेगी, यानी ऊर्जा ही बढ़ती जाएगी। इसलिए राइट का यूज करना ज्यादा अच्छा। अगर लेफ्ट से करेंगे तो चंद्र पे अग्नि आएगी तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो, तो इसलिए राइट हैंड से करना ही ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग समझ सकते हैं आराम से। अब अनुलोम विलोम का जो दूसरा चरण है उसमें लेफ्ट से खींचना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से खींच के लेफ्ट छोड़ना, सॉरी, लेफ्ट से खींचना और राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से खींचना, फिर राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से खींचना, फिर राइट से छोड़ना। उसके बाद करीब मान लीजिए कि आपने 3 चरण कर लिए, फिर राइट से खींच के लेफ्ट से छोड़ना, फिर राइट से खींच के लेफ्ट से छोड़ना, बार बार यही करना। तो ये अनुलोम विलोम का दूसरा चरण होगा। आइए एक बार करके देखते हैं। देखिए, 2 आवृत्ति की हमने। ये अनुलोम विलोम के दूसरे चरण का पहला भाग। दूसरा भाग क्या है? अब पहले राइट से खींचेंगे। अभी हम केवल श्वास की गति बता रहे हैं। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। अब आप टीवी भी देख रहे हैं और वो, मतलब हाइपर नहीं होना है और करते करते सो भी नहीं जाना है। रिलैक्स लेकिन चैतन्य, रिलैक्स परंतु अत्यंत चैतन्य स्थिति में रहते हुए ये अभ्यास करना है। ठीक है ना? क्लियर हो रही बात? तो दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में क्या करना है? लेफ्ट से खींच के राइट से छोड़ना, फिर राइट से खींच के लेफ्ट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से खींच के राइट से छोड़ना। आइए एक आवृत्ति करते हैं।
ये तीसरा चरण, यानी लेफ्ट से खींचा, राइट से छोड़ दिया, राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ दिया, ये एक हुआ। इस तरीके से 5 आवृत्ति, 10 आवृत्ति, कम से कम 10-11 मिनट तक करना चाहिए सामान्य रूप से। अच्छा देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि आज पहली बार जुड़े हों या ये एपिसोड देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उनको हो सकता है समझने में थोड़ी सा की धारणा, पांचों प्राण, उसकी गति के बारे में हम लोग पीछे की क्लास में काफी चर्चा कर चुके हैं। तो आप से हम कहेंगे कि इसकी पीछे की क्लास भी देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो थर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये अनुलोम विलोम का तीसरा चरण हो गया। अब चौथे चरण में क्या था कि खींचना है जितने समय में, छोड़ना है उसके 2 गुने समय में। यानी मान लीजिए आपने सांस खींची और 5 तक काउंट किया, तो छोड़ने में 10 तक काउंट करेंगे, फिर खींचेंगे 5 तक काउंट करके और छोड़ने में 10 तक। यानी हर बार जो अनुलोम विलोम का तीसरा चरण कर रहे थे, करना वही है, बस खींचने में जितना समय लगना चाहिए, छोड़ने में उसका 2 गुना समय, फिर खींचने में जितना समय लगेगा, छोड़ने में उसका 2 गुना समय। इतना काम कर लेना है पूरी चेतना और पूरी एकाग्रता के साथ, तो ये अनुलोम विलोम का चौथा चरण हो जाएगा। अब अनुलोम विलोम का पांचवा चरण, जिसे सर्वांग प्राणायाम कर रहे कहते हैं, उसमें क्या करना है? खींचना है 5 नंबर्स में, छोड़ना है 10 नंबर में, और फिर छोड़ने के बाद रोक लेना है फिर 10 नंबर में, फिर 5 नंबर में खींचना, छोड़ना 10 नंबर में, छोड़ने के बाद रोक लेना 10 नंबर में। समझ रहे? कहने का मतलब, चौथे चरण तक हम लोगों ने सांस को होल्ड नहीं किया, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया। फिर आपको एक बार हम बैक में चलते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में समझा है प्राणायाम के 4 आयाम। श्वास खींचने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं पेपर पेन में, इन 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी, नहीं तो प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। श्वास खींचने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं, खींच करके होल्ड कर लीजिए अंतः कुंभक, छोड़ करके होल्ड कर लीजिए बाह्य कुंभक। रिपीट करता हूं, फिर से समझिए। श्वास खींचना है ना ऐसे, ये क्या है? पूरक, प्राण वायु की पूर्ति करने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं पूरक। फिर श्वास बाहर जब खींच, श्वास खींचने को पूरक कहेंगे, छोड़ने को रेचक कहेंगे, श्वास खींच के रोक लेंगे तो अंतः कुंभक, और छोड़ के रोक लेंगे तो बाह्य कुंभक। हमारे ख्याल से कुछ थोड़ा सा आवाज का डिस्टरबेंस हुआ है, और फिर से कनेक्ट हो गया, आप आराम से समझ रहे होंगे। तो श्वास के 4 आयाम हैं। जब तक आप इन श्वास के चारों आयामों को समझ नहीं लेंगे, तब तक प्राणायाम आपके लिए व्यर्थ है। आप प्राणायाम को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो मैं था अनुलोम विलोम पर। अब हम लोग पूरक और रेचक के शब्दों में बात करेंगे। श्वास खींचना जितनी देर में, छोड़ना उसके 2 गुना देर में। यानी पूरक अगर 5 सेकंड में कर रहे हैं, तो रेचक 10 सेकंड में करेंगे। और रेचक करने के बाद जो वाह अंतः कुंभक, सॉरी वाह कुंभक है, यानी छोड़ करके जो श्वास रोकना है, उसे फिर 10 सेकंड रोकेंगे, और फिर पूरक करेंगे 5 सेकंड में। यानी 5 इसका रेशियो चलेगा। 5 सेकंड में खींचना, 10 सेकंड में श्वास को छोड़ना, रोकना नहीं है पहले,
छोड़ने के बाद रोक लेना, कितनी देर तक रोके रहना, 10 सेकेंड्स तक, 10 सेकेंड तक। फिर खींचना, खींचने में केवल 5 सेकंड लगना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो जब हम श्वास अंदर खींच करके छोड़ते हैं, जब ज्यादा देर तक छोड़ेंगे तो ज्यादा श्वास निकलेगी, यानी हम ऑक्सीजन अंदर भर रहे हैं, प्राण भर रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन छोड़ रहे हैं, देर तक छोड़ेंगे तो ज्यादा कार्बन निकलेगा। और छोड़ करके जब होल्ड करेंगे तो अंदर से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी प्राण की। और जब फिर खींचेंगे तो रोकने के बाद जब खींचेंगे तो ज्यादा गति से खींचेंगे, क्योंकि 5 सेकंड ही खींचना है, तो तीव्रता से खींच करके और फिर छोड़ने का काम करेंगे। तो ये कहा जाता है सर्वांग प्राणायाम। क्लियर हो रही सभी को बात? फिर से रिपीट करते हैं। खींचना जितनी देर में, छोड़ना उसके 2 गुने देर में। देखिए, अब छोड़ने के बाद रोक लेना और फिर खींचना, ये क्रम क्रम है सर्वांग प्राणायाम का। अब सर्वांग प्राणायाम के बाद होता है छठा चरण, अनुलोम विलोम का। छठा चरण अनुलोम विलोम का बहुत शक्तिशाली है। इसके साथ कुंभक और शून्य दोनों किया जाता है, यानी श्वास खींच करके भी रोकना है और छोड़ करके भी रोकना है। तो जैसे आप खींच रहे हैं 5 सेकंड में, तो खींच करके रोकेंगे फिर 5 सेकंड, और फिर छोड़ेंगे 10 सेकंड, और छोड़ करके रोकेंगे फिर 5 सेकंड, यानी 5, 5, 10 और 5 का अनुपात रहेगा। फिर से समझिए, श्वास खींचा लेफ्ट से, 5 सेकंड लगा, अब रोक लिया 5 सेकंड तक, फिर छोड़ दिया 10 सेकंड तक, सॉरी 5 ही, और फिर छोड़ के रोक लिया फिर 5 तक। ये अच्छा, छठा चरण कई चरणों में होता है। छठे चरण में हम क्या करते हैं कि श्वास खींचने से छोड़ने के समय को थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, खींचने से छोड़ने के समय को ज्यादा रखते हैं शुरुआत में, और जितनी देर में खींचते हैं उतनी ही देर में छोड़ते हैं। हम लोग छठे चरण की बात कर रहे हैं, अनुलोम विलोम के 6 स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? आप चाहें तो लिख सकते हैं, छठे चरण में श्वास खींचेंगे 5 सेकंड में, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, छोड़ेंगे फिर 5 सेकंड, छोड़ करके होल्ड करेंगे फिर 5 सेकंड। ठीक है ना? यानी चारों स्थितियां, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, चारों स्थितियां 5-5 सेकंड की होंगी। ठीक है ना? ये होगा छठा चरण। लेकिन छठे चरण में धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे कि जो खींच करके रोकने वाला टाइम है उसको हम बढ़ा लेंगे, और जो छोड़ने वाला टाइम है उसको भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो अगर हम 5 सेकंड में खींचते थे तो हम 6 सेकंड तक रोकेंगे, और जो छोड़ते थे, खींचने के रोकने के बाद जो श्वास छोड़ते थे उसे हम 10 सेकंड तक छोड़ेंगे और फिर 5 सेकंड रोकेंगे। क्लियर हो रहा है? अब जो खींच करके अंदर रोकने वाला समय, जिसको अंतः कुंभक कहते हैं, उसे हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। खींचने का समय उसी पे रोक देंगे, छोड़ने का समय डबल कर देंगे, छोड़ने के बाद उतनी ही देर रोकेंगे जितनी देर में खींचा था, और फिर जो खींच करके रोकने वाला टाइम है उसे हम ज्यादा देर तक करेंगे। क्लियर हो रही बात? आइए हम आपको इसे और इजी से समझाते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे एक जगह लिख लीजिए आप पूरक, फिर लिखिए कुंभक, फिर रेचक, और फिर वाह्य कुंभक। तो पूरक यानी खींचना, कुंभक यानी खींच के रोकना, रेचक यानी छोड़ना, और रेचक के बाद वाह्य कुंभक यानी छोड़ करके रोक। श्वास की ये 4 स्थितियां। तो हम खींचने से, छठे चरण की बात कर रहे हैं, खींचने में जितना समय लगाएंगे उसी पे रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। छोड़ने में थोड़ा ज्यादा समय देंगे, छोड़ने के बाद भी उतनी ही देर रोकेंगे जितनी देर खींचा था। लेकिन जो खींच करके भरने वाला टाइम है, सांस अंदर रोकने वाला, अंता कुंभक, इसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 15 सेकंड तक, 16 सेकंड तक ले जाएंगे इसको। ये जो खींच करके अंदर रोकने वाली स्थिति है, इसमें प्राण स्थापित होता है। प्राण का आयाम बढ़ने लगता है, यही है प्राण। प्राण का आयाम बढ़ने लगता है, और ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे
हमारे संपूर्ण शरीर में प्राण शक्ति के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। हम प्रयास करेंगे कि इसका एक चार्ट भी आप लोगों को उपलब्ध कराएं। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, सहज अभ्यास है, इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कर रहे हैं साथ में, जो इसके प्रभाव को देख रहे हैं, वो रेगुलर कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, उन्हें तो याद हो गया है, तो वो करने में उसके अंतर को समझ ले रहे हैं, तो आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। ये भी अनुलोम विलोम से ही जुड़ा हुआ है। सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करना है, जैसे अनुलोम विलोम का जो दूसरा चरण था, एक से खींचना दूसरे से छोड़ना, फिर एक से खींचना फिर दूसरे से छोड़ना, तो सूर्य भेदी में हर बार राइट से ही खींचना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। हर बार राइट से ही सांस खींचनी है और लेफ्ट से ही सांस को छोड़ना है। ये होगा सूर्य भेदी प्राणायाम। इससे हमारी शरीर में ताप बढ़ेगा। सूर्य क्या है? ताप है, पाक क्षमता का प्रतीक है, उष्मा का प्रतीक है, पित्त का प्रतीक है। तो जब भी हमें अपने शरीर में पाक क्षमता, उष्मा, पित्त और ताप बढ़ाना है, तो हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट से खींच के राइट से छोड़ना, फिर सॉरी, राइट से खींच के लेफ्ट छोड़ना, फिर राइट से खींचना, फिर लेफ्ट से छोड़ना, फिर राइट से खींचना, फिर लेफ्ट से छोड़ना। तो ये हमारा सूर्य। जब भी आपको ठंडक लग रही है, आपको कोई ठंडी से संबंधित रोग है, सर्दी खांसी जुकाम कफ है, ज्वाइंट जोड़ों में दर्द दिक्कत है, गठिया है, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में करवट लीजिए। और राइट, जब लेफ्ट करवट लेंगे तो राइट नाक चलेगी, हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप लेफ्ट करवट सोते हैं तो हमेशा नाक आपकी राइट चलेगी, राइट करवट सोएंगे तो आपकी नाक हमेशा लेफ्ट चलेगी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई भी सांस कभी भी चलेगी, नहीं, इसका नियम है। तो ये जो श्वास आपकी चलती है, उसी तत्व का प्रभाव शरीर में बढ़ने लगता है। तो अक्सर कफ वाली बीमारियों में हमको राइट साइड से सांस लेनी चाहिए, तो इससे ताप बढ़ेगा। इसे सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। कफ हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर कोई गर्मी का रोग है, एसिडिटी है, जलन है, खुजली है, चर्म रोग है, लाल दाने पड़ रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बाई नाक चलानी चाहिए, लेफ्ट नोज से सांस लेनी चाहिए। उसे कहेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। क्या कहेंगे? चंद्रभेदी प्राणायाम या चंद्रगामी प्राणायाम। सूर्यभेदी या सूर्यगामी, चंद्रभेदी या चंद्रगामी। तो उससे हमेशा लेफ्ट से सांस खींचनी है, हमेशा राइट से छोड़ना है, हमेशा लेफ्ट से खींचनी है, हमेशा राइट से छोड़ना है। तो क्या करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो करवट लेकर लेते हैं तो 1 घंटे लेटे रहेंगे, अपने आप चलती रहेगी, तो आपको चंद्रगामी का लाभ मिलता रहेगा। या फिर हमसे राइट को क्लोज करना, लेफ्ट से खींचना, राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से खींचना, फिर राइट से छोड़ना। इसमें कुंभक नहीं होता, यानी रोकना नहीं है, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, चलते रहना। ठीक है ना? तो ये हो गया चंद्रगामी प्राणायाम। चंद्रगामी प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम, जो हम लोग रोज सबसे पहले करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका का अर्थ है भट्ठी, अंगेठी। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, अब तो थोड़ा कम देखने को मिलता है, जो सुनार लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसे दिया जलती रहती है, या भट्ठी जलती रहती है, लोहारों के यहाँ भट्ठी जलती रहती है। तो उस भट्ठी में वो धातुओं को डाल करके शुद्ध करते हैं। अगर सोना वगैरह लेना होगा तो सुनार जो है थोड़ा सा लो होती है, तो उस पे वो सेक करके गर्म करके फिर चेक करते हैं कितना सोना है, तो उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि भट्ठी का काम है धातुओं को शुद्ध कर देना। भस्त्रिका का क्या अर्थ है? भट्ठी। भट्ठी का काम है धातुओं को शुद्ध कर देना। भट्ठी एक और काम करती है, भोजन को पकाती है, यानी पका करके शुद्ध कर देना, पका करके उसको पाक बना देना, शुद्ध बना देना, ग्रहण करने योग्य बना देना। तो ये है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है उसका भी यही काम है। भस्त्रिका हमारे प्राण को बढ़ा देता है, प्राण को ग्रहण करने योग्य बना देता है शरीर को, और शुद्ध कर देता है हमारे शरीर की धातु। हमारे शरीर में धातुएं कौन सी? सोना चांदी लोहा तांबा नहीं, वो तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। हमारे शरीर में सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सप्त धातुएं हैं। ये सप्त धातुएं ही शरीर को धारण करती हैं। तो इन्हें कौन ठीक करेगा? भस्त्रिका। रोज करते हैं हम लोग प्राणायाम में, लेकिन आइए इसको रिपीट करते हैं। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति गहरी सांस खींचना, आंखें बंद, ध्यान श्वास पर। प्राणायाम में 4 स्थितियां हैं हर प्राणायाम में। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य तो अलग है। एक है
शरीर की स्थिति किस प्राणायाम में, हर आसन में होती है, शरीर की स्थिति कैसी रखनी। दूसरा, श्वास की स्थिति, श्वास कैसा रखना है। तीसरा, ध्यान कहाँ होना चाहिए। और चौथा, भाव क्या होना। तो शरीर की स्थिति में रीढ़ सीधी, पैर अपनी सुविधा अनुसार ध्यानात्मक आसन में। श्वास की स्थिति, गहरी श्वास भरना है, धीरे धीरे गहरी खींचना और छोड़ना जल्दी से। बलपूर्वक, पूरा बल फेफड़ों से लगाना, चेहरे से जोर नहीं लगाना, आंखों से जोर नहीं लगाना, सहजता से, सौम्यता से। भस्त्रिका की पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, ये हो गई दूसरी स्थिति, भस्त्रिका की दूसरी स्थिति। तो भस्त्रिका की दोनों स्थितियां हमारी सप्त धातुओं को शुद्ध करती हैं। दूसरे, फेफड़े को साफ करके क्लीन कर देती हैं, फेफड़े के सारे विकार दूर करके क्लीन कर देती हैं। ये भस्त्रिका का दूसरा लाभ। ठीक है ना, बहुत प्रभावी है। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, फेफड़ों के सारे रोग दूर, और सारी धातुएं स्वच्छ, यानी शरीर आत्मबल बलवान होता है। भस्त्रिका के बाद है उज्जाई प्राणायाम। ये वैदिक क्रम है जो हम आपको बता रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम वैसे हम लोग रोज लास्ट में करते हैं, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य शरीर का स्वस्थ करना। अब यहाँ पर प्राणायाम का क्रम उसके अभ्यास के अनुसार हो रहा है। भस्त्रिका जब सिद्ध जाती है, सिद्ध हो जाती है, तब उज्जाई प्राणायाम कराया जाता है। कैसे? पूरी सांस बाहर निकालकर रोकेंगे, फिर सांस अंदर भरेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे, खींचते हुए गले को सिकोड़ के ध्वनि उत्पन्न करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे लोग खराटे लेते हैं, कैसे लेते हैं? नाक से जब सांस खींचते हैं, खराटे। आप में से कई साथी, हम में से कई लोग लेते हैं। इसमें चैतन्य स्थिति में गले को सिकोड़कर ओम का उच्चारण करना है, लेकिन श्वास की ध्वनि को अंदर खींचना। श्वास की दिशा अंदर होगी, जिधर श्वास की दिशा होती है वही ध्वनि की दिशा है। अगर हम इधर मुंह करके बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि इधर जाएगी, इधर बोल रहे हैं इधर जाएगी, क्योंकि श्वास निकल रही। अब अगर श्वास अंदर खींचे तो ध्वनि किधर जाएगी? अंदर जाएगी। तो अब हम अपने शरीर में इस घट में ओम को स्थापित कर रहे हैं। यह है उज्जाई प्राणायाम। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, सांस खींच करके होल्ड कर लेना है, तुरंत नहीं छोड़ना है। और होल्ड करते समय गर्दन आगे झुका लेंगे। गर्दन झुकाने के बाद थोड़ी देर होल्ड किए रहेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर दाहिनी नाक बंद करके बाई नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट नोज को धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल। ये होगा उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है ना? फिर से आइए करते हैं सभी लोग एक साथ। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ठीक कर देता है, कंठ के रोग ठीक कर देता है, सांस के रोग ठीक कर देता है, बहुत प्रभावी है। और गले के रोग तो ठीक कर ही देता है। उज्जाई प्राणायाम के बाद बारी है भ्रामरी प्राणायाम की। ये बहुत अद्भुत प्राणायाम। भ्रामरी कहते हैं भौरे को। भौरे की खास बात क्या है? भौरे में पंख उसके हल्के होते हैं, वजन ज्यादा होता है। एरोनॉटिक लॉ के अकॉर्डिंग भौरा उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन भौरे की बात नहीं मालूम, और इतनी तेज से पंख फड़फड़ाता है अपने वो, कि वो भौरा भी उड़ता है। और अपनी आकार और गति के अनुसार ऐसा कोई जीव आपको नहीं मिलेगा जो भौरे जैसी जितनी ध्वनि करता हो। उसके पंख देखिए बहुत हल्के होते हैं, लेकिन बहुत भारी वजन लेके उड़ जाता है वो, क्योंकि ये अपनी आत्मशक्ति को फोकस करता है, अपनी शरीर की अक्षमता को, अपनी कमी को फोकस नहीं करता। जिस चीज पे फोकस करेंगे वही बढ़ती जाएगी। अगर आपकी आत्मशक्ति है कि आप किसी चीज पे केंद्रित कर देंगे, तो जहां पर आप केंद्रित करेंगे वहीं पर उसका परिणाम, वहीं उसका लाभ आपको
मिलने लगेगा। ये आत्मशक्ति का परिणाम है। तो भौरा जो है, भ्रामरी प्राणायाम का एक लाभ ये भी है कि भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास करने से आपको कभी भी आत्मबल आपका कमजोर नहीं होगा। भ्रामरी प्राणायाम जब आप बच्चों को कराएंगे, कभी वो डरेंगे नहीं, कभी वो भयभीत नहीं होंगे, कभी उनमें किसी भी प्रकार का निराशावादी बातें नहीं आएंगी। भ्रामरी प्राणायाम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी निराशावादी स्थिति भ्रामरी प्राणायाम में नहीं उत्पन्न होती। भ्रामरी प्राणायाम करने वाला हमेशा उत्साह से पूर्ण होता है, हमेशा वो उत्साह से पूर्ण ही रहता है, कभी निराश नहीं होता। इसलिए आत्मबल के लिए और सबसे बड़ा लाभ भ्रामरी प्राणायाम का और क्या है? स्मरण शक्ति। फोटो मेमोरी पाना चाहते हैं अगर, कभी कुछ नहीं भूलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क को बहुत शक्ति दे देता है। तो कैसे करेंगे? रीढ़ कमर सीधी, अंगूठे से कान बंद करेंगे, तर्जनी माथे पर, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पर, गहरी सांस खींचेंगे और नाक से ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इस स्पीकर में हो सकता है नाक से जब ध्वनि करते हैं तो स्पष्ट ध्वनि नहीं जाती है, मुंह से करते तो निकलती है, लेकिन ओम करने के बाद मुंह बंद करते तो गुंजारण नहीं सुनाई देता। इसलिए हो सकता है भ्रामरी शायद आपको न सुनाई दे रहा हो, पर आप प्रयास करिएगा। आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, आईज, माउथ एंड ईयर्स, ये सारे लॉक रहेंगे। केवल नोज से इनहेल करना है और नोज से ही ध्वनि करना है। और ध्वनि करते समय दोनों दांतों को एक के ऊपर एक रखना है। तो जब दोनों दांत ऊपर नीचे होंगे तो ये वाइब्रेट करेंगे, धीरे धीरे वाइब्रेशन ब्रेन पर चलेगा। फिर से करिए। हम्म। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को शक्ति देता है, हमारी स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। और भ्रामरी प्राणायाम से हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। ये इसके लाभ हैं। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब हम लोग अगला प्राणायाम करेंगे, ये है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम गर्मियों में बहुत फायदेमंद है, और शीतकारी प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर की अतिरिक्त गर्मी है, अतिरिक्त ताप है, वो दूर हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम आप लोग अच्छे से समझ गए हैं हमारे ख्याल से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर हम आपको अवश्य देंगे, हम स्वयं उसको देखेंगे और जरूर देखेंगे। शीतकारी प्राणायाम वातावरण की गर्मी का शरीर पर प्रभाव और शरीर की गर्मी का शरीर, शरीर में भी जब गंदगी बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, पित्त बढ़ जाते हैं, तो शरीर भी हमारा अधिक गर्म हो जाता है। और वातावरण में जो तापमान है उसका भी प्रभाव शरीर पे बढ़ता है, उससे भी गर्मी बढ़ती है। तो शरीर और वातावरण दोनों के प्रभाव को शीतकारी प्राणायाम दूर कर देता है, ठीक कर देता है। कैसे करेंगे शीतकारी प्राणायाम? देखिए, रीढ़ सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जी दोनों दांतों को जैसे ब्रश करते समय करते हैं वैसे करेंगे। फिर दांत के पीछे जीभ को टच करेंगे और सांस खींचते हुए जीभ को दांत के पीछे लगा के जब गहरी सांस खींचेंगे, श्वास जीभ को स्पर्श करती हुई अंदर जाएगी, जीभ और ऊपरी तालू को स्पर्श करती हुई जाएगी। तो आपको तुरंत, जैसे ऐसे आप सांस खींच रहे हैं देखिए,
कोई सांस ठंडी या गर्म नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही आप इस तरह सांस खींचेंगे, श्वास में आपको ठंडक फील होगी। खींच के देखिए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। तो ये शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से अतिरिक्त गर्मी बहुत तीव्रता से शांत होती है। विशेष रूप से मानसिक गर्मी शीतकारी प्राणायाम से विशेष रूप से, क्योंकि ये जब जबान के नीचे जीभ लगाते हैं तो ये जो है उससे जबान के नीचे जब जीभ लगाते हैं तो इसकी, और जब सांस खींचते हैं तो जीभ जो है श्वास जीभ के साथ साथ तालू से, तालू के ऊपरी हिस्से से टच होती हुई अंदर जाती है। तो जो ऊपरी तालू है, जब जबान के ऊपर की जो तालू है, वो ठंडक को सीधे मस्तिष्क में भेजती है। तो सिर की गर्मी, मस्तिष्क की गर्मी, माइग्रेन की गर्मी, दिमाग की गर्मी इससे तीव्रता से ठीक होती है। तो किसी को भी अगर ऊपरी हिस्से में गर्मी ज्यादा है तो शीतकारी प्राणायाम कराएं। दूसरा है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करना है कि जबान को बाहर निकाल करके नाली का शेप देना, देखिए ऐसे, और फिर सांस खींचनी है। तो अब ये श्वास जीभ की उस पाइप से टच होती हुई अंदर जा रही, सीधे गले से अंदर जा रही। अभी ऊपरी तलवे को नहीं टच कर रही, इसकी ठंडक सीधे पेट में जा रही। तो ये दिमाग से ज्यादा शरीर को ठंडा करती है। तो शीतकारी प्राणायाम शरीर की ठंडक के लिए बहुत ज्यादा जो, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम दिमाग की ठंडक के लिए, और शीतकारी प्राणायाम गले से नीचे शरीर की ठंडक के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत फायदेमंद। अगर इसे हम नियमित करते हैं दोनों, तो शरीर, मन, मस्तिष्क, कभी भी अतिरिक्त गर्मी से होने वाला कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं होने पाएगा। कभी भी कोई भी ऐसा रोग नहीं होने पाएगा। अगर इसको 5-5 बार कर लेते हैं, केवल 5-5 बार, तो तुरंत जिस समय आप बैठे हैं, 10 बार, 5 बार शीतली, 5 बार शीतकारी, तो जहां आप बैठे हैं उसी समय आपको वातावरण की गर्माहट घटने लगेगी। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, हर 5 मिनट पे पानी मांग रहा है, शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो प्यास की इच्छा खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी बहुत तीव्रता से। ये बहुत प्रभावी है, प्यास का प्रभाव तेजी से खत्म हो जाएगा। जो बार बार, जिसको छर्दी रोग कहते हैं, जिसको बार बार प्यास लग रही, बहुत ज्यादा गला सूख रहा है, तो पानी तो पीना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कितना भी पानी पिए पेट फूल गया लेकिन प्यास नहीं जा रही। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम करेंगे, तुरंत आराम। अब बारी है मूर्छा प्राणायाम। हम लोगों ने प्राणायाम के क्रम में 12 प्राणायाम समझने हैं, 9 हो गए, अभी इस क्रम को हम रिपीट कर देंगे। तो अगला है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में क्या होता है कि शरीर तो चैतन्य रखता है, लेकिन मन जो है वो मूर्छा की स्थिति में आ जाता है। शरीर में चेतना और मन में मूर्छा, तो इससे हमारी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है, अनंत गुना कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाता है। ये मूर्छा प्राणायाम का बहुत विशेष प्रभाव है। मूर्छा प्राणायाम इसको कहते हैं। तो इसका जो लाभ है, ये जैसे किसी का मन हमेशा भटकता रहता है, एक काम में ध्यान, मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिजनेस में मन नहीं लगता है, लगातार भ्रमित रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। एक उदाहरण है कि अगर आप को कहीं जाना है तो एक दिशा में, एक रोड पे एक निश्चित टाइम तक चलेंगे तभी पहुंचेंगे। आप कुछ दूर जाके लौट आते हैं, फिर दूसरी दूर जाते हैं, फिर लौट के तीसरी दिशा में जाते हैं, फिर लौट के चौथी दिशा में जाते हैं, तो कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और एक दिशा में आप निरंतर चलते रहेंगे तो कहीं न कहीं जरूर पहुंचेंगे। इसलिए जीवन में निरंतरता का सबसे बड़ा महत्व है। तो मूर्छा प्राणायाम हमारी शरीर को एकाग्रता देता है,
निरंतरता देता है। क्या करना है, इसको बहुत गौर से समझिए, बहुत आसानी से। अंगूठे से कान बंद करना, ध्यान से देखिए। अंगूठे से कान बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर से आईज को क्लोज करेंगे, मिडिल फिंगर से नोज को क्लोज करेंगे, रिंग फिंगर से ऊपरी ओंठ पर, दोनों रिंग फिंगर को ऊपरी ओंठ पर रखेंगे अपनी अपनी दिशा में, और दोनों स्मॉल फिंगर को निचले ओंठ पर रखेंगे, इस तरह। समझ रहे हैं, इस तरह से रख लेंगे। गौर से समझिए, अंगूठे से हमने कान, दोनों कान बंद कर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद तर्जनी से दोनों आंखें बंद कर ली इंडेक्स फिंगर से। फिर मिडिल फिंगर को हमने नोज पे रख दिया दोनों तरफ। फिर रिंग फिंगर हमारी जो अनामिका है उसे दोनों ओंठों पर रख दिया ऊपर से। फिर स्मॉल फिंगर को हमने निचले ओंठ पर रख दिया। समझ रहे हैं सभी लोग, इस स्थिति में सभी लोग बैठ जाइए। अब क्या करेंगे, धीरे से नासिका को ढीला करेंगे। आंखें बंद है, कान बंद है, मुंह बंद है। नाक को धीरे से ढीला करेंगे और नाक से गहरी सांस खींचेंगे। सांस खींचने के बाद रोक लेंगे और थोड़ा सा गर्दन आगे झुका लेंगे, थोड़ा सा गर्दन आगे झुका लेंगे, और थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। फिर गर्दन सीधी नहीं करना है, गर्दन ऐसे झुकाए हुए नाक की उंगली को फिर ढीला कर देना है, मिडिल फिंगर को, और धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ देना है। धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ देना है। फिर से समझिए, तर्जनी से दोनों आंखें बंद है, तर्जनी से दोनों आंखें बंद है, अंगूठे से कान बंद है, मध्यमा से दोनों नाक बंद है, रिंग फिंगर से ऊपरी ओंठ क्लोज है, और स्मॉल फिंगर से निचली ओंठ रुके हुए हैं, क्लोज हैं। और फिर नाक से धीरे धीरे श्वास खींच करके होल्ड करना है, और फिर नाक से धीरे धीरे छोड़ कर देना है। बस जब होल्ड करेंगे उस समय गर्दन को आगे झुका के रखेंगे, और जब छोड़ेंगे तब भी आगे गर्दन झुकी रहेगी। तो जितनी बार छोड़ेंगे, और फिर जब श्वास खींचना होगा तब गर्दन सीधी कर लेंगे। श्वास खींचना होगा तो गर्दन सीधी कर लेंगे, और जब होल्ड करेंगे फिर गर्दन झुका के रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे तब भी गर्दन झुकी रहेगी। इसको होल्ड करने का समय कम से कम 10 गिनती से 10 सेकंड से शुरू करिए, और धीरे 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 बढ़ाते हुए इसको कम से कम 40 सेकंड तक पहुंचाइए। कुछ साधक इसको बढ़ा के और कई मिनटों तक, घंटों तक पहुंचा लेते, लेकिन इसका मूल काम है कम से कम 40 सेकंड। और इस अभ्यास से आप देखेंगे कि अगर ये अभ्यास आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए, तो 2 दिन से 5 दिन के अंदर आप अपने बच्चे की गतिविधि में, उसकी चंचलता में, उसकी श्रृंखलता में आपको बड़ा अंतर आने लगेगा। धैर्य, पेशेंस अद्भुत, और एकाग्रता अतुलनीय। कहते नहीं कि टीवी की आवाज धीमी करो, हमको पढ़ाई करना है, हमको पूजा करना है। कुछ भी करिए, कितना भी व्यवधान आ जाए, कभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये है मूर्छा प्राणायाम का लाभ। अब बारी है अगले प्राणायाम की, यह है पलवनी प्राणायाम। पलवनी प्राणायाम जो है ये बड़ा अद्भुत है। क्या करना है, इसमें हमको पद्मासन में बैठना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पलवनी प्राणायाम करने के लिए आपको पद्मासन में बैठना पड़ेगा। तो धीरे से पद्मासन लगा लें। अगर कोई पद्मासन लगाने में असमर्थ है तो वो पालथी लगा करके भी बैठ सकता है। प्राणायाम के 12 भागों का हम लोग बहुत गहराई से आज डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको आप कर सकते हैं, और जो स्थिति है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप समझ करके थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें पारंगतता, एक्सपर्टनेस मिलती जाएगी, और उसके चमत्कार आपको मिलेंगे। तो धीरे से हम लोग पद्मासन लगा लें। पद्मासन लगाने के बाद धीरे से इसमें लेटने का प्रयास करना, लेटने का प्रयास करना। और लेटेंगे कैसे,
देखिए, जब पद्मासन में बैठे हो, जब लेटना होगा तो ऐसे धीरे से पहले दाहिने हाथ का सहारा लेंगे, और फिर बाएं हाथ का सहारा लेंगे, और फिर पूरी पीठ जमीन पे नहीं रखना है, सिर को ऐसे जमीन पे रखना है, दोनों हाथ ऐसे रखना। करना क्या है इस स्थिति में? गहरी सांस खींचना है, धीरे धीरे जैसे आप खींच रहे हैं, और श्वास खींचना है 5 गिनती तक, 5 नंबर तक, और फिर श्वास को होल्ड करना है, तुरंत नहीं छोड़ना है, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो खींचेंगे, चाहे थोड़ा खींचने की गति तेज हो, लेकिन छोड़ने की गति बहुत स्लो होनी चाहिए, बहुत स्लो होनी चाहिए छोड़ने की गति। बिल्कुल नाक से, शरीर से पता न चले कि श्वास छोड़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे खींचेंगे। खींचने के बाद थोड़ी देर होल्ड भी करना है, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे छोड़ देना। और फिर जैसे हमने किया, एक तरफ से सहारा लेकर के धीरे से उड़ जाएंगे, या फिर एक और तरीका है कि पैर को ऐसे लेटे हुए, ऐसे आप लेटे हैं और धीरे से पैर को यहीं से खोल करके सीधा कर दें, ऐसे सीधा कर दें, और पूरा लेट जाएंगे। ठीक है ना? इसका नाम है पलवनी प्राणायाम। पलवनी का मतलब तैरने वाला प्राणायाम। अगर इस प्राणायाम का अभ्यास आप सीख जाते हैं, हो सकता है आपने जल प्राणायाम, पलवनी प्राणायाम का टीवी, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले वीडियो चले थे, कि आप कैसे भी जल की धारा में कितनी भी देर तक ऐसे पड़े रहेंगे, कभी आप डूबेंगे नहीं, कभी नहीं डूबेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जब श्वास खींच करके छोड़ना है, तो श्वास छोड़ते हुए फील करना है कि शरीर हमारा हल्का हो रहा है, शरीर हमारा हल्का हो रहा है, शरीर हमारा हल्का हो रहा है। इसे हल्का मत समझिए। ऋषि मुनि, भारतीय संत जल पे चलते थे, वायु में उड़ते, वो इन्हीं प्राणायामों की एडवांस स्टेज थी, जब शरीर को अपने हवा से भी हल्का कर लेते थे और हवा पर तैरते थे, चलते थे। तो ये बहुत अद्भुत प्राणायाम है। और वैसे भी जिनका शरीर बहुत स्थूल होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, बहुत ज्यादा जिनके शरीर में वजन बढ़ता जा रहा है, अगर वो पलोनी प्राणायाम करेंगे, तो ये उनका शरीर हल्का करेगा, वेट को रिड्यूस करेगा, और बहुत प्रभावी है। अब बारी है 12वें प्राणायाम की, यह है केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम 12वां प्राणायाम है, और ये योग का अत्यंत अद्भुत प्राणायाम है। जैसे सर्वांग प्राणायाम कर रहे थे हम लोग, खींचना श्वास को, फिर छोड़ना, फिर होल्ड करना, फिर खींचना, फिर छोड़ना, फिर होल्ड करना। तो ये, इसमें जो है कुंभक पूर्व, पूरक एवं पश्चात रेचक किया जाता है, जैसा केवली प्राणायाम में नहीं करते, बल्कि श्वास की यथा स्थिति को रोक लेते हैं, चक्कर, घबराहट, बेचैनी होने पर छोड़ देते हैं। प्राणायाम आवश्यक नहीं है कि श्वास को जाते समय रोकें या श्वास को निकालते समय रोकें, अर्थात प्राकृतिक स्थिति में श्वास को, श्वास के लेते तथा छोड़ते समय ही कभी भी श्वास को रोक लेते हैं। समझे? जैसे हम लोग अनुलोम विलोम कर रहे थे, तो हमने बताया कि श्वास खींचना है, फिर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर होल्ड करना है, चारों स्थिति में, छठे अभ्यास में। और उसके पहले तीसरे में, हम पांचवें में हम लोगों ने देखा कि खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर होल्ड करना है, फिर खींचना, फिर छोड़ना, फिर होल्ड करना। चौथे में हम लोगों ने देखा जितनी में खींचना उससे ज्यादा देर में छोड़ना, फिर जितनी देर में खींचना उससे ज्यादा देर में छोड़ना। ये चौथा प्राणायाम। इसमें क्या है, केवली प्राणायाम में कि आप सांस ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, चाहे खींच रहे हैं, चाहे छोड़ रहे हैं, चाहे छोड़ के रुके, चाहे खींच के रुके, कभी भी श्वास को अचानक रोक देना। जैसे श्वास, केवली प्राणायाम में क्या करते हैं कि साधक को सीधे बैठा देते हैं और कहते हैं कि आप श्वास खींचते छोड़ते रहिए, और अचानक से बोल देते हैं स्टॉप।
तो स्टॉप बोलते ही ऐसे में कोई साधक श्वास खींच रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई अंता होल्ड किए हुए, कोई बाह्य कुंभक किए हुए, जहां है वहीं पर स्टॉप। और कुछ क्षणों तक 10 सेकंड 5 सेकंड रोके रहिए, फिर धीरे से छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल में आ जाइए, फिर स्टॉप। फिर जैसे कहा जाए श्वास रोकिए, तो आदमी पहले सांस खींच करके होल्ड करेगा, फिर रोकेगा, अभ्यास करेगा। तो इसमें जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में स्टॉप कर लेना, ये केवली प्राणायाम। बहुत अद्भुत प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करेंगे जब शुरू में, तो जब 5-6 बार करेंगे तो आपको उलझन बेचैनी फील होगी। जैसे श्वास आपने बाहर छोड़ रखा, उसी जगह हो गया स्टॉप, फिर आप श्वास खींच रहे हैं, स्टॉप, उसी जगह रुक जाना, ना खींचना ना छोड़ना, उसी जगह स्थिर हो जाना, ये केवली प्राणायाम है। इसका अभ्यास है, मन की चंचलता पर बहुत तीव्र प्रभाव पड़ता है। कुछ ही समय में आपके ऊपर किसी बाह्य वातावरण का, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुख में दुख में, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में, यश में अपयश में, विकास में विनाश में, हर जगह शांत स्थिर चित्त आनंद, ये केवली प्राणायाम का प्रभाव है। देखिए श्वास की गतियां संपूर्ण संसार को नियंत्रित कर। आयुर्वेद में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी मूवमेंट किससे होता है, वात से होता है। वात किससे बना है, आकाश और वायु से। हमारे शरीर में श्वास नहीं तो कुछ नहीं। इस शरीर का आधार क्या है, श्वास यानी प्राण। इस शरीर की ही बात नहीं है, इस ब्रह्मांड का आधार भी प्राण ही है। कल्पना करिए कि अगर संसार में श्वास खत्म हो जाए तो कोई बचेगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। न कुछ बचेगा, न कोई गति होगी, न कोई क्षरण होगा, सब कुछ समाप्त, इस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो श्वास से ही समस्त चराचर नियंत्रित है। इसीलिए स्वर विज्ञान में कहते हैं कि साधक जैसे ही सूर्य और चंद्र नाड़ी को समझ करके उसे नियंत्रित करता है, चुटकी में ही सारी सृष्टि उसके नियंत्रण में आ जाती है। तो ये आज हम लोगों ने श्वास से संचालित 12 प्राणायामों का अध्ययन किया। कौन कौन से प्राणायाम, 12 प्राणायाम थे, आपको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले था अनुलोम विलोम, उसके 6 प्रकार। जैसे उस ब्रह्मांड में ओम का उच्चारण होता रहता है, वैसे इस ब्रह्मांड में भी ओम का उच्चारण होता रहता है। तो ओमनाद जो है, ये प्रणवनाद हमारा प्राणायाम नहीं है, ये नाद है। तो इस प्रकार से हम लोग
आज 12 प्रकार के प्राणायामों का हम लोगों ने अध्ययन किया है और इसको समझा है। आशा है आप लोगों को ये प्राणायाम अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। ये तीसरा चरण था, थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई, लेकिन आप लोगों ने बड़े धैर्य से, बड़ी एकाग्रता से सुना समझा। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। इसकी रिकॉर्डिंग हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग देखिएगा। और जो भी प्रश्न होगा आप चैट बॉक्स पे, ग्रुप पे लिखिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर समय से मिलेगा। समय बहुत हो गया है, इसलिए क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।